Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. Please do like our videos and share and subscribe the channel. And please do it widely because I know you love our content, but please do that because it helps more people to watch our videos. पंकज जी पंखा Today, बंद कीजिए। today we are going to continue on the same topic of Somnath, but we're going to expose something more. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आभार है कि आप हमारे चैनल को देखते हैं, आपको बहुत पसंद आते हैं, आपके कमेंट्स में देखता हूँ। लेकिन लाइक और शेयर करते रहिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूट्यूब हमारे वीडियोस दिखाए। दैट इज अवर मेन कंसर्न कि जो लोग ज्यादा से ज्यादा देखें, इवन दो वी प्रोड्यूस वेरी लाइवली एंड वेरी वेल रिसर्च कंटेंट। तो आज हमारे शो में हम लोग सोमनाथ विध्वंस की कथा को आगे लेके जाएंगे एंड इतिहासकारों की जो उन्होंने गेम्स खेला है भारत के अगेंस्ट, विल एक्सपोज देम मोर। सो विदाउट डिले लेट अस वेलकम प्रोफेसर कुसुमलता केरिया। नमस्ते। जी नमस्कार। नमस्ते। आपके दोनों तो शोज। आज हाँ? जोकरों और क्रिमिनल्स की बात करेंगे। और मैं और जो उनको कोट भी करते हैं हर बार। हाँ एक्चुअली क्या है कि आपके और दोनों शोज ने लोगों को इतना जगा दिया है। मैं कमेंट्स ही देख रहा हूँ, कमेंट्स। और जी मैं चाहता था कि इस दोनों के दोनों वीडियोस एटलीस्ट 10-10 लाख तो पहुंचे, ये जो अभी चल रहा है। और दर्शक को अगर चाहेंगे तो जितने जो पिछले जो 1 और 2 सीरीज है सोमनाथ के ऊपर, एटलीस्ट 1 मिलियन पीपल इट शुड रीच। तो यस एटलीस्ट वन क्योंकि इतना अभी बाकी सब लोग मसाला देखते हैं कि यूक्रेन में क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है। दैट इज ऑल भारत से थोड़ा बाहर है। अभी भारत के अंदर तो गेम चल रहा है यहाँ पे, और अभी खत्म भी नहीं होगा। तो आज के जो एपिसोड में जो ये जो भारतीय इतिहासकार हैं, इन्होंने किस तरह इस झूठ को रचा, आपने दूसरे वीडियो में बताया। और तो आज हम किस विषय पे जाएंगे उसके बाद। देखिए विषय वही है। डिटेल इतना आज दूंगी और फिर आगे भी अगर आप अनुमति देंगे तो दूंगी कि ये सब जोकर और बफून नजर आए, किस्सा तोता मैना नजर आएंगे। और जो बात आपने कही, मैं भी दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, इसको फैला दीजिए आप लोग, क्योंकि मुझे तो ये सब कुछ आता नहीं, बोलना आता है। कारण इस अकेले इस सच के सामने आने का मतलब क्या है। अलेक्जेंडर गया, जो अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर वो भी दो उसमें तीन भी कर करना है, दूंगी। उसमें भी करना है, यस। तो मानो हजारों साल गया, ये गजना वाला सच अगर लोगों तक फैल गया तो 1000 साल गया। और आज अगर हो गया तो आज नहीं तो अगले में बताएंगे। अगर बाबर और मुगल गए तो भाई तुम गुलाम किसके। और इसका जो अगला लाभ है कि इन लोगों ने मोदी जी जैसे व्यक्ति को, और समझने की जरूरत है, वो एकेडमिशियन नहीं है, वो पॉलिटिक्स में राजनीति में काम कर रहे हैं। तो उनके पास रिसीव्ड नॉलेज, मान लीजिए ये जानकारी वहां तक पहुंच गई। कल मान लीजिए, कल मतलब साल भर के अंदर अगर यह सिचुएशन बनता है कि चीन तो साहब हम भरतवंशियों का 2300 साल में 1800 साल गुलाम है। आप कहेंगे तो वो भी कथा सुना देंगे। बिल्कुल। इंग्लैंड किसका गुलाम है, फ्रांस किसका गुलाम है, जर्मनी किसका गुलाम है। और ये सब मैं यूरो अमेरिकन ऑथर से बताऊं, क्योंकि ये मोनोपोली उनकी है। तो देखो भाई, उस मोनोपोली में ये है, वो उन्होंने लिख के रख रखा है। जैसे आज एक किताब में एक्साइटेड होके ये निकाल के लाई, इसको बताऊंगी। और कुछ पन्ने मैंने हिम्मत करके इससे निकाले। जो आप लोगों ने कमेंट लिखा, मुझे पढ़ना आ गया है तो कभी कभी बैठ के पढ़ती हूँ। बहुत मन करता है जवाब लिखूं, लेकिन बोल के आता है, टाइप कर करके मेरे से नहीं होता है। तो मैं सब उसी का पढ़ने के कारण मेरी हिम्मत हुई कि ये डिटेल दूं। तो ये जो आज मैं बता रही हूँ, ये मामला किसका किसका है।
अलेक्जेंडर का, फिर वो कासिम फासिम का तो जरा सा है, बता दूंगी। फिर ये वाले गजना वाले मोहम्मद का। घूर वाले का मेरे पास एक लाइन नहीं है, खोजना है मुझे। और बाबर का बड़ा मसाला है। और उसके बाद ऑक्सफोर्ड दादाजी ने जो बताया है, कैम्ब्रिज दादी जी ने, ऑक्सफोर्ड दादाजी ने जो बताया है, ऑक्सफोर्ड वो का अर्थ थोड़ा मैंने सा। आपको पिछली बार बताया था ना, ऑक्सफोर्ड का जहाँ पे बैल नदी को क्रॉस करते हैं उसको ऑक्सफोर्ड बोलते हैं। हे राम, और कैम्ब्रिज का भी किसी ने बताया कि कैम कोई नदी है, उसके ऊपर कोई ब्रिज है। ब्रिज है, दैट एग्जैक्टली। शायद शैलेंद्र भैया ने बताया था, जो आपके चैनल पर भी। वही 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 उसका मतलब। मतलब, तो जो जो भी है, ये सबके माई बाप सरकार लोग हैं, तो माई बाप सरकार जो कह रहे हैं, इसमें से दो लाइन लाइए, आज इसी से शुरू चलिए कर चलिए देते शुरू करिए, यस। हैं। तो ये पुस्तक छपी है 2003 में। ये पुस्तक छपी। हरदम जब पुस्तक पढ़िए तो उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन देखिए, किसने छापा है ये देखिए, फिर ये ब्लर मैटर जरूर देखिए, ऑथर कौन है, क्या है, वो जरूर देखिए, प्रीफेस और फॉरवर्ड जरूर पढ़िए, क्योंकि उसी में मंतव्य दिया होता है, झूठा या सच्चा, कि ये पुस्तक लिखी क्यों जा रही है। जैसे मैंने आपको मोहम्मद नाजिम वाले से दिखाया। तो आज केवल थोड़ा सा इन जोकरों की जोकरई के बारे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस छाप रहा है। और साहब, वैलिडेशन तो इन्हीं से ले रहे हैं। कब? 2003 में ये पहली बार पुस्तक छपी है। तो ये कह रहा है, 1000 साल की गुलामी अभी आ, आ, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किसी महत्वपूर्ण भाषण में कहा। तो ये कह रहा है, बाई 1750 however Mughal territorial power had shrunk to virtually nothing। 1750 में मुगल पावर, गजना का महमूद। तो मोदी जी, 1000 साल का गणित किधर से हम करें? और आपको ये बताने वाले कौन है? संघ वाले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले और इतिहास संकलन वाले। तो फिर ये कह रहा है, इसी पुस्तक का इंट्रोडक्शन है, ऑथर है पीजे मार्शल, इस सीरीज के एडिटर हैं। उनका ये लेख है पेज 3 पर। For most of the later 18th century, the emperor lived at Delhi under the protection of the Marathas। मराठा के अधीन है। जो अधीन है वो एम्परर कैसे है भाई? 2003 में भी ऑक्सफोर्ड जोकर ही है। एनीवे, भाई, जो अपने शत्रु के अधीन है, जो पालम तक सिकुड़ा हुआ है, उसको एम्परर कैसे कहते हैं? ऑक्सफोर्ड कह सकता है। अब पेज 4। मुझे ये सोच के हंसी आ रही है कुसुमलता जी, जो हमारी जो दुष्टा जो आपने बताया था पिछली बार, दुष्टा जी, हमारी दुष्टा जी ऑक्सफोर्ड की डिग्रीज लेके बैठी हुई है सारी की सारी। तो डिग्री कौन दे रहा है? जोकर। मैंने, अब ये लाइन, फॉर मोस्ट ऑफ द लेटर 18th सेंचुरी द एम्परर लिव्ड एट दिल्ली अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द मराठा। अरे भिकमंगा वाला भाई, तो 2003 में भी तुम जोकर ही रह गए। तुम कौन? पीजे मार्शल। अब अगला सुनिए, पेज 4। पेज 4 में कह रहा है, एम्पायर एट एनी टाइम। एम्पायर का मतलब अभी चल रहा है मुगल, यानी ये लोग बाबर से शुरू करते हैं, ये अकबर से शुरू कर रहे हैं, अकबर से औरंगजेब। एम्पायर एट एनी टाइम वॉज ऑलवेज अ पैच वर्क क्विल्ट, areas over which imperial control operated at very uneven levels rather than a wall-to-wall carpet of uniform rule। और हम लोग को जो मैप दिखाते हैं, क्या हरे रंग से सब लिप पोत देते हैं, वॉल टू वॉल ग्रीन कारपेट। दादाजी कह रहे हैं पैच वर्क क्विल्ट है। और बाकी पैच वर्क कौन है? भारतीय राजा। अभी अगला लाइन सुनिए,
अभी 2 ही 4 लाइन हम सुनाएंगे। फिर दादाजी कह रहे हैं पेज 5 पर, द एक्सरसाइज ऑफ मुगल अथॉरिटी had never constituted a uniform system even in the 17th century। महाराज, 17th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? 1601 से 1699, ये 17वीं शताब्दी है। तो 1601 से 1799 में कौन है? अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है और औरंगजेब, यही 4 हैं। इनके बारे में आप कह रहे हैं द एक्सरसाइज ऑफ मुगल अथॉरिटी had never constituted a uniform system even in the 17th century। नरेंद्र मोदी जी को लेके मेरा हृदय, आयु में मुझसे बड़े हैं, राजा है, हृदय से केवल आशीर्वाद निकलता है। मैं उनका चारण बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग किसके गुलाम है भाई, संघ वाले लोग? दादाजी तो कह रहे हैं कहीं कुछ मामला ही नहीं है। अब इसको बता दिया। एक लंबा, बाकी बहुत कुछ है वो बाद में बताएंगे। एक हम इससे बता रहे हैं, ये केवल एक लाइन पर, डाउसन से, जिसने ये पूरा शुरू किया, ये पूरा पढ़ेंगे। ये है इसका एडिटर्स नोट, रोमन 8, ऑन द रिट्रीट ऑफ द अरब्स। अब ये अरब लोग कब आ गए भाई, तो बताते हैं जी 7th सेंचुरी में कोई कासिम है, उसने सिंध पर आक्रमण किया और वो अरब है। इस पर अगर आप लोग चाहेंगे तो हम विस्तार से इन्हीं सज्जन की किताब बताएंगे। ऑन द रिट्रीट ऑफ द अरब्स, द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इंडिया रिवर्टेड टू नेटिव प्रिंसेस। यहाँ प्रिंस कह रहा है। तुम्हारे जितने एम्परर हैं उन सारे एम्परर को जो पॉकेट में डाल ले उसको तुम प्रिंस कह रहे हो, कोई बात नहीं। On the retreat of the Arabs, the government of the country reverted to native princes, and notwithstanding the success of Mahmud of Ghazni, the land remained practically independent until its absorption into the empire during the reign of Akbar in 1592 AD। इतिहास के ये पिताजी हैं। कहाँ के? वही ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, यूरो अमेरिकन, एंग्लो सैक्सन, ये पिताजी हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, जो भारत का इतिहास लिखना है। तो पिताजी का कहना है कि अरब के रिट्रीट के बाद से 1592 एडी तक, यानी पूरी 16वीं शताब्दी बीत गई, ये भारतीयों के हाथ में था, गजना वाले महमूद के बावजूद। और वो हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि 300 साल तक बेचारे का नाम लेने वाला कोई नहीं है। एक अनाथ है भी कि नहीं है, उसके बाप का नाम है, उसके बेटे का नाम है, अभी आगे आएगा, अलेज्ड भतीजा कोई मसूद वसूद है। तो 1600 तक भारतीयों के हाथ में है, 17वीं शताब्दी में कुछ है ही नहीं। तो भाई, इतिहास संकलन समिति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को ये बताना पड़ेगा। क्यों? हिंदुओं ने अपने घर से एक एक बेटा, जैसे गुरु गोविंद सिंह को दिया, वैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी डॉक्टर हेडगेवार को और गुरुजी गोलवलकर को हिंदू समाज ने अपने घर का एक एक बेटा दिया। तो भाई, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। आप लोग किसके गुलाम हैं? और आप लोग तो तब थे भी नहीं। पिताजी लोग, दादाजी लोग, परदादा लोग और परदादा के परदादा लोग तो स्वाधीन थे। तो गुलामी का कीड़ा आपके दिमाग में कहाँ है? अब हम लोग अपने पुरानी कथा पर आ जाए, रोमिला थापर। अभी बहुत मजेदार चीजें 2 पुस्तकों में मैंने और खोजा है। आदित्य जी कुछ कहेंगे या मैं रोमिला थापर पर आ जाऊं? जी। तो अब
हम लोग आ रहे हैं कम्युनिस्ट, ऑक्सफोर्ड से डिग्री लेने वाली परम दुष्टा, पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रही हूं, क्या कह रही है? पेज संख्या 196। There are no textual references to any attack on the temple until the end of the 13th century. Alleged तुम कब बता रहे हो? 11th century की बिगनिंग, 11th गया, 12th गया, 13th गया, 300 साल तक there are no textual references. इसमें तो नो छोटे में हम कह रहे हैं कैपिटल में, no textual references to any attack on the temple until the end of the 13th century. until the end का मतलब क्या है? मुस्लिम साइड, टर्को पर्शियन अरेबिक साइड, 300 साल तक टेम्पल पर अटैक का ही संदर्भ नहीं है, ध्वंस पल छोड़ दो। तो 14वीं 15वीं 17वीं शताब्दी में आप लोग को कहानी तोता मैना कहां से आया भाई? और उस कहानी को जोकर और बफून तो हिस्ट्री कह सकता है, जरा दो कौड़ी का पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं कह पाएगा। अब अगला और मजेदार सुनिए, पेज 197। खिलजी आर्मी, इनके अनुसार 14वीं शताब्दी, कि भाई वो तो नहीं तोड़ा, मैंने कई जगह पढ़ा खिलजी लोगों ने तोड़ा। तो मेरा आज आप लोगों को सुनाने पर ध्यान गया पेज 197 रोमिला थापर। Desecration at the end of the 13th century, when the Khalji army was said to have raided the temple, is not registered in any striking way in the excavation of the site. सोमनाथ मंदिर का जब एक्सकवेशन हो रहा है शायद 20वीं शताब्दी में, तो ये कहीं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, तो ये कहीं से एविडेंस नहीं मिल रहा है कि 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने कोई अटैक किया है। आई एम रीडिंग इट अगेन। Desecration at the end of the 13th century, when the Khalji army was said to have कहा जाता है, said to have raided the temple, is not registered in any striking way in the excavation of the site. और इसके लिए ये कोट कर रही हैं, 53 फुटनोट नंबर है, एच काउसेंस, सोमनाथ एंड अदर मिडिवल टेम्पल्स इन काठियावाड़, ASI, इसका मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वॉल्यूम XLV कैलकाटा 1931, पेज 1133। यानी 1931 में ये आ चुका है। क्या आ चुका है 20वीं शताब्दी में? कि खलजी ने भी नहीं तोड़ा। औरंगजेब का नाम कोई नहीं ले रहा है, क्योंकि औरंगजेब कहते ही मामला आ जाता है 17वीं शताब्दी का अंत, 18वीं शताब्दी का बिगनिंग। इन द मिड 14th century, the lingam was replaced according to textual evidence. ये तो है टेक्स्ट कि मिड 14वीं में लिंगम रिप्लेस हुआ है। The repeated destruction of the temple subsequently, as mentioned in the Persian sources, is not apparent from the excavation. ध्यान दीजिए, खलजी का भी नहीं, लेकिन लिंगम के रिप्लेसमेंट का भारतीय साक्ष्यों में, इंस्क्रिप्शन में उल्लेख है। लेकिन जो कहा जाता है पर्शियन सोर्सेज में कि 14वीं शताब्दी के बाद मंदिर को बार बार तोड़ा गया, वो भी एक्सकवेशन से तो प्रूव नहीं होता है। अभी उस पीरियड का मैंने खोजा नहीं है कि कोई रिटन साक्ष्य है नहीं है या नहीं, अगर होता तो ये जरूर लिखती। एनीवे, अब आगे सुनिए। तो भाई 300 साल तक मेंशन नहीं हुआ, खलजी ने भी नहीं तोड़ा,
आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी सब्सटेंशिएट नहीं करते हैं। अब पेज 205, Jain histories of the Chalukyas and other events barely refer to the raid, although they frequently allude to activities involving the temple. सोमनाथ टेम्पल की विभिन्न गतिविधियों के बारे में तो लेखन है, किंतु इसके बारे में Jain merchants do not endorse resistance to Yavanas. ये कौन है? यवन है, लेकिन जैन मर्चेंट भी कोई चर्चा नहीं करते हैं। पेज 205 पर ही अगला पैराग्राफ, द राजपूत नरेटिव ऑफ कन्हडे, कन्नड़ है क्या है, हाँ? कन्हडे describes a clash with the Khalji Sultan, but apart from a battle over the icon, much more is narrated about maneuvers over negotiations with the Khalji and the court intrigues among Rajputs. Curiously, there is no recall of the raid of Mahmud. खलजी के समय भी कोई महमूद नहीं है। कौन सी पीक was by its absence? Other epic poems of 14th-15th century eulogizing Rajput rulers give more space to court intrigue, romance, and highlight the occurrence of disloyalty among Rajputs towards each other rather than to a systematic resistance against the Turk. 14वीं शताब्दी तक टर्क लोगों से कुछ हाथापाई, कुछ जोरा जोरी, कुछ उठा पिटाई, नो रेफरेंस, जबकि रोमांस तक का रेफरेंस है, लेखन प्रचुर है। अब पेज 206, even the fabricated story of his supposed nephew, भाई तो तुम लोग जोकर हो, बफून हो, गधे हो, उल्लू हो। मैं तो क्रिमिनल कहने का मन था, लेकिन ये तो क्या कहेंगे। भाषा देखिए, इवन द फैब्रिकेटेड स्टोरी, इफ बट नहीं लगा रही है, सीधे सीधे फैब्रिकेटेड स्टोरी किसका? ऑफ हिज सपोज्ड नेफ्यू, माने महमूद का कोई भतीजा, उसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था कि बाद में कोई भतीजा आया। अब ये ऑक्सफोर्ड से डिग्री की, कैम्ब्रिज से डिग्री की, काहे की डिग्री की, कम्युनिस्ट कह रही है जी फैब्रिकेटेड है, सपोज्ड नेफ्यू है। अब आगे, अब ये बहुत खास है, इसको सुनिए पेज 207 पर। ये घाल मेल हुआ क्यों, धीरे धीरे बता रहे। हाँ, थोड़ा लंबा है लेकिन मैं पढ़ रही। द बाई नाउ रादर dog-eared version of the event, सोमनाथ वाला, given in later chronicles such as that of फरिश्ता। फरिश्ता कब है? 17वीं शताब्दी में, इसके बारे में कई अभी बात आएगी। was repeated endlessly throughout the 19th and 20th century। फरिश्ता क्या 13वीं में नहीं है, 14वीं में नहीं है, फरिश्ता ने कुछ 17वीं में लिखा जो 19वीं 20वीं में दोहराया। This is reflected in views such as those of the editions of the History of India as told by its own historians। 8 वॉल्यूम है ये, where Eliot and Dawson state that religious bigotry was characteristic of the Indian past। ये क्रिएट किया जाएगा, इसको हम पूरा पढ़ के सुनाएंगे। They do confess
ये that in presenting the translations from Persian and Arabic sources, अभी तक टर्को पर्शियन था, अब अरेबिक घुसा रही है, तो क्या कह रही है, ये खुद कन्फेस कर रहे हैं, केवल मैं नहीं बताऊंगी आपको, रोमिला थापर ने भी पढ़ा है, बहुतों ने और पढ़ा है, सिवाय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, इतिहास संकलन समिति के, ये लोग नहीं पढ़े। They do confess that in presenting the translations from Persian and Arabic sources, their intention is to highlight the oppressive rule of Muslim kings. They state that the intolerance of the Mohammedans led to idols being mutilated, temples destroyed, forced conversions, confiscations, murders, massacres, not to mention the sensuality and drunkenness of tyrants. Such descriptions were intended to convince the Hindu subjects that British rule was far superior to their advantage. ये केवल कुसुम लता ने खोज के निशान नहीं लगाया, अभी तो बहुत विस्तार से इसका प्रीफेस आप लोग को पढ़ के सुनाएंगे। रोमिला थापर ने भी पढ़ा, तो रोमिला थापर ने केवल इतना नहीं पढ़ा, वो सब भी पढ़ा जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, और केवल रोमिला थापर ने नहीं पढ़ा, इरफान हबीब ने भी पढ़ा, और भी दुनिया भर के जो है, मैं तो इकोनॉमिक्स वाली हूँ, उन सबका नाम मुझे नहीं पता, उन सब ने भी पढ़ा। और उसके बाद भी भारत 1000 साल गुलाम, भाजर 1800 साल गुलाम, अब पेट में गुलगुली, किस्सा मंगरोली शाह, ये भी हमने सुनाया नहीं, आप लोग को सुनाना बाकी है। आज भी ब्रिटेन की फोर्सेस, अमेरिका की फोर्सेस भारतीय सेना से लड़ने से डरती है, ये ग्राउंड फैक्ट है। जितनी भी एक्सरसाइजेज हुई हैं, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ सेना की भाषा समझ में आती है, असुर है ना, असुर लोगों को सिर्फ सेना की भाषा समझ में आती है। दे डोंट वांट टू फेस इंडियन आर्मी इन द बैटलफील्ड। ये पब्लिक स्टेटमेंट्स है। अभी भी बोला, कल यस्टरडे एक रिपब्लिकन ने बोला, इवन द इंडिया विल नॉट सपोर्ट अस इन आवर वॉर्स। तो कैसे लड़ेंगे, ये बोल रहे हैं वो लोग। इसीलिए रशिया से नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया इज ऑन द साइड। 1850 तक दुनिया का बादशाह इंग्लैंड, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, लंदन में पुलिस नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंग्लैंड के पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, कोई छोकरा वोकरा पकड़ा उसको भर के सुना दिया। हम एक किताब अभी और मंगाए हैं, अब मेरे को मजा आ रहा है, और नया नया चीज, उन सैनिकों को जिनको भेज रहे हैं, उनको बाद में लाके पागल खाने में रखना पड़ता है। अमेरिका में भी फर्स्ट यही वर्ल्ड हालत है, यही हालत है। वॉर, लाइक अभी कोई अमेरिका में पागल खाने बंद कर दिए हैं, तो लोग सड़क पे आ गए, इसी को होमलेस बोलते हैं। अच्छा, हाँ, ये भारत में कल्पना नहीं हो सकती है कि सैनिक को पागल खाने में रख के इलेक्ट्रिक शॉक दे के फिर भेजा जाए। कुसुमलता जी, इतना दवाइयां देते हैं सोल्जर्स को कि सोल्जर्स का मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहता। इतने सारे जो मेरे आसपास, मेरे घर के आसपास रहते हैं सोल्जर्स हैं, सारे के सारे वेटरन्स प्रोग्राम में ये बीमारी लेते हैं, साइकेट्रिस्ट वाली, सारी की सारी एंटी डिप्रेसेंट्स एंड डिप्रेसेंट्स। उनकी हालत इतनी खराब है, कभी कभी मेरे को इनके साथ अभी जाना पड़ता है, कभी कभी बैठने के लिए, कभी कभी बहुत मदद करते हैं सेथोलॉजी की एक्चुअली। लेकिन आई कैनॉट ट्रस्ट देम विद माई चिल्ड्रन, कि आसपास मेरे बच्चों के ना रहे। ये मेरा हालत है यार। मैंने तो पहली बार अभी 10 दिन पहले वो किताब पढ़ी, और जैसे लगा कि हिल, इतना पढ़ो ना, उसके बावजूद भी आपकी पढ़ाई कम पड़ जाती है। तो this was not an isolated attitude and is reflected in many British writings on Indian history. ध्यान से सुनिएगा। Religious bigotry was frequently read into the text translated. युतबी पुतबी जो यामिनी आय बायश आय, जो दुनिया भर की किताब है भी कि नहीं है, जो है वो कहाँ है, इसका जो अनुवाद किया
ये रोमिला थापर टाइप ने पढ़ा या किसी और का पढ़ा हुआ ये लिख रही है कि religious bigotry was frequently read into the text translated in the 19th century. मैं विस्तार से आप लोगों को सुनाऊंगी ये वाला क्या किया है. Which colored the readings of the Turco-Persian text. अरबिक तो कहीं है ही नहीं, ज्यादातर टर्किश है. टर्किश में भी क्या है वो सब बताऊंगी. फॉर एग्जाम्पल वेयर उत्बी, अपना वाला उत्बी, Utbi says he, Mahmud, made it obligatory on himself to undertake every year an expedition to Hind. The translation of this passage in Eliot and Dawson, this, जिसको सब लोग पढ़ पढ़ के नोट लिख रहे हैं. In the translation of this passage in Eliot and Dawson's work reads, the Sultan vowed to undertake a holy war to Hind every year. Holy war मतलब जिहाद. ये अनुवाद है. तो ये सब मेरे को तो जोकर नजर आते हैं या एकेडमिक क्रिमिनल्स नजर आते हैं. तो मैं सुनने वालों से कहूंगी, मुझे फ्रेंच, जर्मन, इटालियन ये सब नहीं आता है. इस भाषा में एकेडमिक क्रिमिनल को क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप लोग टर्म्स क्वाइन कीजिए और हम लोग उन शब्दों का प्रयोग करें. क्योंकि मैं नॉर्मली 7th इडियट यानी लंपट लिखने पढ़ने वाला एक इकोनॉमिक्स में जो शब्द चलता था उसका अनुवाद करती. अब पेज 208, डाउस ट्रांसलेशन ऑफ फेरिस्ता. फेरिस्ता कौन है? 1707 वाला है, जिसके बारे में ये नाजिम कहेगा कि ये इतना बकवास है, ये भी कहेगी ये इतना बकवास है कि आई हैव ड्रॉप्ड हिम. क्यों बकवास है उसका भी डिटेल है. तो उस फरिश्ता के लिए जो 17वीं शताब्दी में लिख रहा है, डाउस ट्रांसलेशन ऑफ फरिश्ता पॉइंटेड टू इंडियंस बीइंग द डिकेडेंट्स ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ हिंद, the son of Ham, the son of Noah, and this linked the ancestry to biblical genealogy, a subject of much interest to William Jones. फरिश्ता क्या कह रहा है? भारतीय लोग कौन है? नोह के बेटे हैम, उसका बेटा है कि बेटी है हिंद, उसके हम लोग बेटा बेटी है. फरिश्ता हम सनातनी हिंदुओं का कहाँ ले जा रहा है? बाइबल में. और विलियम जोन्स इनका महान वो क्या ओरिएंटलिस्ट या क्या क्या, ही टेक्स मच इंटरेस्ट इन दिस स्टोरी. दिस इज फरिश्ता इन 17th सेंचुरी. इसको तो हम क्रिमिनल नहीं कहेंगे, सब खा चढ़ा के चंदू खाने का गप निकालते हैं. अब पेज 209, रोमिला थापर. इसको हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, संक्षेप में कह रहे हैं. ये कह रहे हैं कि भाई अगर कोई महमूद का रेट फेड हुआ होता तो नॉर्थ वेस्ट वाले यानी मोटा मोटी अफगानिस्तान वाले इससे सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए होते. वहां भी कुछ लिखा हुआ नहीं है. 17 बार आया. अभी जब हम आपको बताएंगे कि आना संभव ही नहीं था, गजना के नीचे हरिरुद्र नदी बह रही है जिसका उच्चारण करने का सहूर नहीं है, तो क्या कहते हैं? हेलमंड. अरे हरिरुद्र का हेलमंड कैसे हो गया? वहां भी कुछ नहीं है. फिर कहते हैं, ये थोड़ा सा हम बता रहे हैं, द रेट्स वुड हैव बीन इकोनॉमिकली डिवास्टेटिंग इन द एरियाज वेयर द टेम्पल्स वर टारगेटेड. सही बात है, आप सब टेम्पल तोड़ रहे हैं. तो केवल इकोनॉमिक नहीं, उसका साइकोलॉजिकल जोल्ट कितना जबरदस्त होता है. येट इन द केस ऑफ सोमनाथ the revival seems to have been almost immediately. भाषा की बदतमीजी. revival seems to have been almost immediately मतलब कोई ध्वंस हुआ, ध्वंस के बाद रिवाइवल इमीडिएट हुआ. अरे दुष्टा, दुष्टा क्यों कह रहे हैं? तू खुद कह रही है कि 300 साल.
उस पर आक्रमण तक का एक संदर्भ नहीं है। तो जब आक्रमण नहीं हुआ, जब टूटा नहीं, रे मूर्खा, दुष्टा के बाद दूसरा शब्द मूर्खा, उजबग, ये केवल रोमिला थापर के लिए नहीं, ये सबके लिए। तो रिवाइवल कैसे होगा? एनीवे, द रिवाइवल सीम्स टू have been almost immediately accompanied by a greater generation of wealth than before. Immediately और before शब्द क्या बता रहा है? 20th सेंचुरी में तुम लोग एकेडमिक क्रिमिनल्स हो। पहले वाले मियाँ भाई लोग चंदू खाने की गप है, अफीम के पिनक। और एक शब्द देखिए, यहाँ बार बार मोहम्मदन शब्द आता है। पहले इन लोग के लिए शब्द था मोहम्मद का फॉलोअर, मोहम्मद क्राइस्ट का फॉलोअर, क्रिश्चियन। दे ड्रॉप दिस वर्ड बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग मोहम्मद साहब, दे आर नॉट फॉलोइंग कुरान, दे आर नॉट फॉलोइंग अल्लाह ताला, दे आर मुनाफिक्स, दे आर मुनाफिक। सूडो मुस्लिम्स, बनावटी मुस्लिम्स, क्रिप्टो मुस्लिम्स, जिनके लिए अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा वो नरक, जहन्नुम, दोजक इनके लिए रख रखा है। हाँ, 210 impressive temples were built in western India in the 11th century at Kiradu, Sadri and such like, not to mention the later and more elaborate temple at Modhera and Mount Abu. अगर 11वीं शताब्दी में इतनी बार ध्वंस हुआ होता तो उसका साइकोलॉजिकल शॉक क्या होता? इतना तुम लूट के ले गए होते। यहाँ तो रोज नया नया मंदिर बन रहा है। अब 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 215 में, ये थोड़ी बारीक बात है लेकिन आप लोग जरूर समझेंगे, यूनिवर्सिटी क्राउड इज लिस्निंग में। 215, by kneading the past into new forms and claiming these as legitimate memory. पास्ट क्या है? आटे का लोंदा है, उसको गूंथा ठीक से। इनटू न्यू फॉर्म्स, पहले गोला था, फिर तिकोना बनाया, हाथी बनाया, जिराफ बनाया, आटे का लोंदा है क्या? बाय नीडिंग द पास्ट इनटू न्यू फॉर्म्स एंड क्लेमिंग दीज एज लेजिटिमेट मेमोरी। मुझे पता नहीं आपके चैनल पर या कहीं और बोल रही थी कभी, तो किसी ने पूछा कि भाई जब विध्वंस हुआ ही नहीं तो दरवाजा तो आके लगा हुआ है दर्शनी ड्योढ़ी में, अमृतसर में। नीडिंग द पास्ट इनटू न्यू फॉर्म्स एंड क्लेमिंग दीज एज लेजिटिमेट मेमोरी। हुआ होगा ना, तभी तो लोग बात कर रहे हैं। क्रिमिनल्स। अब इसको छोड़ रही हूं मैं, इसको भी छोड़ दे रही हूं। अब फिर पेज 218 पर एक लाइन, क्रिएटिंग अ मेमोरी, क्रिएटिंग अ मेमोरी। वॉटसन वगैरह जो कहानी पहले मैंने सुनाया, किस्सा मंगरोली सा, और क्या 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 था, टॉड वॉट का जो मैंने बताया। क्रिएटिंग अ मेमोरी इन्वॉल्व्स क्लेमिंग दैट what is being remembered actually happened in the past. पोरस और सिकंदर की हुई थी लड़ाई, हुई थी लड़ाई, जो जीता वो सिकंदर। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, न ढाल न तलवार, कुछ एक गाना है। फिल्मी गानों से, फिक्शन से, क्रिएटिंग अ मेमोरी, मेकिंग इट एज हिस्ट्री, अरे ये काम केवल कोई जोकर कर सकता है। क्योंकि तुम ये लिख रहे हो तो ये भी तो पढ़ा जा रहा है, तुम ये लिख रहे हो तो ये भी तो पढ़ा जा रहा है, तुम ये लिख रहे हो तो ये भी तो पढ़ा जा रहा है। तो ऐसा काम ब्रिटिशर्स कर सकते हैं, यूरोपियन कर सकते हैं, अमेरिकन यूरोपियन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते हैं राज्य क्या है। स्टेट फॉर्मेशन जो किया है वो बहुत लेट रीसेंट है, और स्टेट राज्य नहीं है। उनके यहाँ राजा नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है एक जन्म।
जन्मा मर गया खत्म, जन्मा मरा खत्म। लंबा सोच पाना उनके वश का नहीं है। 200 साल, 2000 साल, 2 लाख साल ये चर्च के माइंडसेट में रहने वाला आदमी लंबा सोच नहीं पाता है कि ये बफूनरी जब सामने आएगी तो इंग्लैंड और यूरोप लोगों को, किसको लोगों को, हम लोगों को कैसे उज्बक, अब उज्बक हम नहीं बता सकते, हम लोग के यहाँ ईस्टर्न यूपी में बहुत प्रयोग होता है, उसी से उज्बेकिस्तान है। उज्बक मतलब समवन वेरी स्टूपिड, अब इसको जैसे भी आप लोग समझ लीजिए। तो अब 2-4 चीज मैं आपको नाजिम महोदय का अपेंडिक्स से पढ़ के बताना चाहती हूँ। नाजिम महोदय बता रहे हैं कि ये जो गजनी वाला महमूद है, ये अपने गले में ये छोटी वाली जो अंगुली है, इस अंगुली का इतने बड़े हिस्से को काट के एक धागे में पिरो के माला पहनता है। और ये अंगुली किसकी है? ये भारतीय राजाओं की अंगुली है। अंगुली माल, गौतम बुद्ध के समय वाला डाकू अंगुली माल। कहानी सुनिए। ये नाजिम का अपेंडिक्स 1, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन। दे कैन ट्रीट सच थिंग्स एज sources of history. Only buffoons can treat such sources as sources of history. तो पहला पन्ना हम छोड़ दे रहे हैं, ये अपेंडिक्स एल है, पेज संख्या 207 पे। सार में कह रहे हैं कि कोई एक राजा था, बहुत बड़ा था, उससे कोई कोई बात हुआ लंबा, तो वो बाद में हुआ कि हम तुमको ये देंगे वो देंगे, अब गप चल रही है। हाँ, कट ऑफ योर सिंगर, मतलब रुकिए, वो ये हुआ कि साहब जो लेन देन हो रहा है इसको कसम खाओ। तो कैसे कसम खाएं? आई सेड, मतलब महमूद ऑफ गजना सेड, यू नो हाउ टू स्वीयर। एट वंस ही टोल्ड अ स्लेव टू ब्रिंग हिम अ रेजर। कौन? भारत का राजा। टू ब्रिंग हिम अ रेजर, ही टुक इट इन हिज राइट हैंड and cut off the tip of his left little finger without changing color. He sprinkled some drug on it and tied it up. He washed the piece, जो कटा हुआ उंगली है, he washed the piece he had cut off, put it with camphor in a bag and gave it to me, to Gajana of Mahmud, with some clothes, silver and 2 horses. तो ये कह रहा है भारत के राजा लोग जब संधि करते हैं तो अपने बाएं हाथ की उंगली के टिप को काट के, कानी उंगली को, छोटी उंगली को काट के देते। चंडू खाने की गप नहीं है तो क्या है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इसको सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहता। फिर आगे इसी बात को कोई एक और ने लिखा, हम डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं। According to the ceremony which ensured the observance of a compact among the Hindus, the Sultan ordered the small finger of the Raja to be cut off. Mahmud had thus numerous fingertips of those who had made peace with him. हाँ, इसमें कहीं मैंने पढ़ा था कि वो गले में टांग रखा है, शायद नहीं पढ़ा होगा, या मैंने मजाक में नोट लिख दिया होगा, अंगुली मार। अब भारत के राजा का ऐसा ट्रेडिशन का वर्णन कोई अफीम के पिनक में लिख सकता है, और कोई वो लिख सकता है जो न भारत को जानता है, न राजा को जानता है, न सनातन धर्म को जानता है, केवल वो लिख सकता है। अब वही फरिश्ता जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया है, ये अब है पेज संख्या 209, मोहम्मद नाजिम, अपेंडिक्स एम, अथॉरिटीज ऑन द एक्सपेडिशन टू सोमनाथ। पहला पैराग्राफ, I have based my account of the expedition to Somnath on this and this. फिरिश्ता वही 17th century वाला फरिश्ता, फिरिश्ता gives some details
which are not improbable, they may be, that is probable, certain nahi, but as he has considerably diminished the value of his work by incorporating in his account of his expeditions most of the extravagant stories connected with the conquest of Somnath, as if they were sober history, I have left him out of consideration. कौन कह रहा है? 20वीं शताब्दी में मोहम्मद नाजिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। अब फिरिश्ता का कभी आप लोग कहेंगे तो इसका एक्स्ट्रा वैगेंट क्या क्या स्टोरीज है, जैसे ये अंगुली माल का स्टोरी है, बहुत कहानी है, कभी पढ़ के सुनाऊंगी, आज नहीं। तो ये कह रहा है आई हैव लेफ्ट हिम आउट ऑफ कंसिडरेशन। और इसी फरिश्ता पर हमको रोमिला थापर बता रही है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में सब कथा रचा गया। ये वही यूरोपियन लोग हैं जो लिखते हैं कुछ लोगों का कान इतना लंबा होता है कि छाता बन जाता है, कुछ लोगों का सर नहीं होता है, पेट पर होता है, कुछ लोग अपने पैर को छाता बना के रहते हैं। ये यूरो अमेरिकन पिनक है। अमेरिकन है कि नहीं मुझे नहीं पता। हाँ, फिर कहता है देयर आर नो हिंदू सोर्सेस टू करेक्ट और सप्लीमेंट द अकाउंट ऑफ मुस्लिम ऑथर्स एंड दो काठियावाड़ कैन मोस्ट ऑफ मेनी हिस्ट्रीज आर मोर प्रॉपर। अरे भैया, तूने खुद ही शुरू में लिख दिया है कि जो देर आर, मतलब कोई कंटेम्प्रेरी नहीं है, नियर कंटेम्प्रेरी नहीं है, महमूद पर एक किताब नहीं है, 100 साल तक एक लाइन नहीं है महमूद पर, रेट पर, वगैरह वगैरह। तो फिर यहाँ क्यों कह रहा है there are no Hindu sources to correct or supplement? What to correct and what to supplement of an event which did not happen? Who is saying? You are saying, I don't have access to those books. You are saying you have access to those books, and you are saying it's not there. And when there is something, it is extravagant stories, fantasies, तरह तरह के शब्द आएंगे। अब वो मन्नत वन्नत वाली कहानी हम आपको सुनाई चुके हैं, इसलिए उसको अब पेज 211 पर फिर ये कह रहा है वही बात जो रोमिला थापर ने कहा कि ये जो सोमनाथ है ये प्रभास पट्टनम पर है, जहां से ट्रेडिंग हो रही है। कहाँ पर? केवल वेस्टर्न कोस्ट में नहीं, अफ्रीका और ये जो ये पर्शिया वर्शिया वाला जो क्षेत्र है, अरब वरब वाला क्षेत्र है, केवल इस पर नहीं हो रहा है, चाइना वाला मार्ग पर भी यहाँ से सारा व्यापार हो रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं लिख रहा है। पेज 211, Somnath being a port of call for ships sailing between Africa and China, its fame was carried to distant countries by the sailors who probably looked upon it as their patron god. सब में probably। अरे probably कैसे तुम कह रहे हो भाई? या तो है या नहीं है, और है तो लिखा हुआ चाहिए, नहीं है तो लिखा हुआ चाहिए, और नहीं है लिखा हुआ मतलब कुछ नहीं है। तो कहीं भी सोमनाथ के विध्वंस की कोई कथा, एक लाइन नहीं मिली है। अब जो सबसे मजेदार बात कह रहा है ये ध्यान से सुनिए। फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन above, it is then evident that the ancient temple could not be identified with the one the ruins of which are shown today, nor could it have stood on the same site. लो भाई, अब एक नया कथा कि जो विध्वंस हम देख रहे हैं, तो जो मूल सोमनाथ है ये वहां हो ही नहीं सकता है। तो भाई चंदू खाने की कैसी कैसी गप सुना रहे हो? The question then arises, where did the original temple stand? Which original temple? About which there is nothing in Hindu sources, about which for 300 years there is nothing in Turco-Persian sources, and after 300 years, that is 14th, 15th, 16th, 17th, what is there is mostly contradictory, mostly fallacy, mostly fantasy. What are you discussing? अब
जो और बहुत मजेदार बात, रूट टू, ये जो कह रहे हैं जी 17 बार आक्रमण किया। अभी हम लॉजिस्टिक्स पर आएंगे अपने आखिरी टॉक में, थोड़ा सा संदर्भ देंगे। तो भाई गजना कहाँ है, इसका एल्टीट्यूड कितना है, 7,500 फीट के आसपास है। तो भाई उसके उतरने का और बाहर जाने का रास्ता क्या है, पूरा का पूरा ये पहाड़ी इलाका है। तो अगर नीचे से उतरते हैं तो हरिरुद्र नदी है, जिसको तुम हेलमंड कहते हो, जिसका उस पर नावें तो नहीं बंधी हुई है, नावें कह रहे पुल तो नहीं बंधा हुआ है, नेविगेशन भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, पहाड़ी तेज फ्लो वाली नदी है। और इसका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 4 डिग्री। कब, जब गर्म होता है तब। तो इसमें से पार किसको कराया, तुमने हाथी को। 8,000 फीट पर, जिसके नीचे ऊपर 17,000 18,000 फीट तक है, वहां हाथी है कि ऊंट है कि बकरी है कि भेड़ है कि घोड़ा है। और एक नदी नहीं है, कई नदियां हैं। अगर तुम उत्तर के रास्ते से जाते हो तो 17,000 18,000 13,000 14,000 फीट तुमको क्लाइम करना है। और ऐसा नहीं है कि एक बार क्लाइम की और एक बार उतरे, ऐसे 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 ऐसे। पहाड़ों में जो लोग यात्रा करते हैं, मैंने तो थोड़ी सी यात्रा की है, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की और गंगोत्री धाम की। और प्लेन से मैं काठमांडू बहुत गई हुई हूँ। तो काठमांडू तो वैली है, 3 साढ़े 3 हजार फीट चारों तरफ, 5 7 8 हजार फीट की ऊंचाई होगी या 9 10 हजार की होगी, नहीं पता। तो लगातार जाना है, एक गांव से दूसरे गांव में जाना है। तो पहाड़ी लोग कहते हैं 3 पहाड़ लांग के गए। और महमूद, गजना वाले महमूद को केवल पहाड़ तो नहीं लांगना है, नदी भी लांगना है। कैसी नदी, पहाड़ से तेजी से बहती हुई, जिस पर न पुल है न नावें चलती हैं। और इसको क्या करना है, दलदल भी पार करना है, इसको रेगिस्तान भी पार करना है, गर्म रेगिस्तान भी, ठंडा रेगिस्तान भी। और ये इसका होम टेरिटरी नहीं है। होम टेरिटरी ये किसका है, महाराजा आनंदपाल, महाराजा जयपाल, कहाँ पर, गजना में ही। ये जो महमूद है, इसकी माँ हिंदुआनी है। किस सेंचुरी की बात कर रहे हो, 11वीं सेंचुरी के बिगिनिंग की। कन्वर्जन शुरू हुआ है। तो ये पूरा का पूरा हिंदू क्षेत्र है। और तुम जिस पर आक्रमण करने को कह रहे हो, ये तो पूरा क्षेत्र हिंदू क्षेत्र है। तो एनिमी टेरिटरी में ऐसे तो नहीं घुसा जाता। ये सब हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। आज ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाजिम क्या कह रहा है, ये मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगी। समय आज तो इसी किताब में खत्म हो जाएगा। 5 मिनट का अनुमति है आदित्य जी, हाँ बिल्कुल है, करिए। बस 5 मिनट। कुछ कह रहा है। तारीख फिरिश्ता रिटन इन द बिगिनिंग ऑफ द 11वीं सेंचुरी। 11वीं सेंचुरी का मतलब हो गया एच आफ्टर हिजरा, मतलब हम लोग का ये ईसा मसीह वाला 17वीं शताब्दी। मेंशंस अजमेर एज वन सच प्लेस एंड हैज बीन फॉलोड बाय ऑलमोस्ट ऑल द मॉडर्न राइटर्स। क्या कह रहा है, ये जो गजना वाला महमूद आता है ना जी, ये अजमेर के रास्ते से आ जाता, ये फरिश्ता कह रहा है 17वीं में। और ये सब सब अंग्रेज लोग, कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड शायद हार्वर्ड या पता नहीं कौन कौन, ये सब कह रहे हैं हाजी अजमेर से गया। It has however been shown in recent years that Ajmer was founded in AD 1100, that is about 75 years after the Sultan's expedition to Somnath। केवल ये एक लाइन को ध्यान से देखिए, यानी 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में जो अफीम का गोला खा के कहानी तोता मैना लिख रहे हैं, उनको नहीं पता राजस्थान में कौन सा नगर से आना जाना है। उनको नहीं पता, 14वीं में नहीं पता कि अजमेर अभी 11वीं में बसा है। फरिश्ता 17वीं में अजमेर से किसको घुमा रहा है, गजना के महमूद को, जो था ही नहीं। और केवल
फरिश्ता नहीं घुमा रहा है, ये अंग्रेज सब भी घुमा रहे हैं। क्यों? इन अंग्रेजों को भी नहीं पता 18वीं 19वीं शताब्दी में कि अजमेर कब बसा। It has, however, been shown in recent years that Ajmer was founded in AD 1100. That is about 75 years after the Sultan's expedition to Somnath. Apart from this, it is very unlikely that the Sultan passed by Ajmer, because firstly it would have prolonged the march by at least 100 miles without reducing the length of journey across the desert। डेजर्ट में भी जाना है, 100 किलोमीटर रास्ता भी लंबा है। तो नाजिम कह रहे हैं जी वो अजमेर अगर होता भी तो क्यों जाता। सेकेंडली, इट वुड हैव, ये रेगिस्तान में जाना क्या होता है ये मैं आप लोग को सुनाऊंगी पढ़ के, या ऐसे ही बताऊंगी। सेकेंडली, इट वुड हैव नेसेसिटेटेड पेनेट्रेशन without any particular region into the mountains that protect Ajmer on the north. And thirdly, it would have made the Sultan run the unnecessary risk of encounter numerous Rajput chieftains, Maharajas, who had who held sway on the northern slopes of the Aravalli hills। इसका मतलब 14वीं 13वीं तक तो है नहीं, 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं फरिश्ता, 18वीं 19वीं 18वीं का पता नहीं, 19वीं 20वीं अंग्रेज बाबू लोग। किसी को राजस्थान नहीं पता है, किसी को मिलिट्री का मामला नहीं पता है, लॉजिस्टिक्स नहीं पता है। ये पूरा एनिमी तेरे एनिमी सेक्टर से गुजरना है, ये तुम्हारा होम टेरिटरी नहीं है। एनिमी टेरिटरी से तो बेचारा अमेरिका 21वीं शताब्दी में नहीं गुजर पा रहा है। जब इराक पर बम्बार्डमेंट किया गया कुवैत वाले मामले में और बाद में एक बार और, तो सऊदी अरेबिया से ट्रीटी हुआ, एलाई हुआ, फ्रेंडली टेरिटरी, तब अमेरिका का जहाज जाके वहां उतरा। और केवल केवल सऊदी अरेबिया से नहीं, और भी कई मियाँ लोग, मुनाफिक लोग, जिसको आप मुसलमान लोग कह रहे हैं, अरेबियंस कह रहे हैं, सीरिया वीरिया जोर्डन फोर्डन सबसे अमेरिका का एलाई का रिश्ता है, फ्रेंडशिप का रिश्ता है। तब जहाज उतरता है और तुम लोग कौन, उजबग, मूर्ख, गधे, उल्लू, बफून, जोकर लोग 11वीं शताब्दी के महमूद को कहियों से कहियों गुजार दे रहे हैं। unnecessary risk of encountering numerous Rajput chieftains. A near approach to truth is made, perhaps accidentally, in Tariq-e-Alif, where जैसलमेर is substituted for अजमेर। उस किताब में कहा जी अजमेर नहीं, जैसलमेर से। but जैसलमेर too was not founded until AD 1156, यहाँ AD दे रहे हैं वहां, हाँ 1156 तक जैसलमेर नहीं बना, और अजमेर बना 1100 में। दैट इज about 130 years after the destruction of the temple of सोमनाथ। अरे दुष्टा, तू लिख चुकी है कि सोमनाथ का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। दुष्टा है कि दुष्ट है नाजिब? इसको तो दुष्ट नहीं, बफून हम ज्यादा कहेंगे। और उस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को देखिए जो ऐसी बफूनरी पर पीएचडी दे रहा है। लेवल ऑफ स्कॉलरशिप इन 20th सेंचुरी। क्या कह रहा है? जैसलमेर टू वॉज नॉट फाउंडेड until 1156, that is about 130 years after the destruction। अरे तू तो बोल रहा है सोमनाथ गया ही नहीं था, तो डिस्ट्रक्शन कहां से आया? तो
दो रास्तों, अभी एक दो चीज और है पढ़ने का। अच्छा, अब बंद कर दे रही हूँ मैं। एक दो चीज और है, तीन चीज है, पढ़ूं कि बंद कर दूं? पढ़ अगले लीजिए, दिन पढ़ में। लीजिए, पढ़ लीजिए, हाँ। पढ़ लीजिए अच्छा, उसको। तो फिर इसको नाजिम को खत्म कर दूंगी जल्दी करेक्ट, से। करेक्ट। पेज 219। अब देख रहे हैं, जैसलमेर, बीकानेर नहीं है तो अजमेर नहीं है तो जैसलमेर। तो अभी तो और हम आप लोग को बहुत सा बताएंगे। अब ये अपेंडिक्स M7, पेज 219 कह रहा है, अब इतिहासकार गायब हो गए हैं, अब कौन आ गए? पोएट। किस्सा मंगरोली सा। Poets vied with each other in extolling the real or supposed virtues of the idol breaker, and the prose writers of later generations paid their tribute to praise to him by making him the hero of numerous ingenious stories. अब ये लोग, सोमनाथ आया ही नहीं और सोमनाथ लिंगम का टुकड़ा ये लोग करवा देंगे, कुछ गजना में लगवा देंगे, कुछ ये लोग दमिश्क भेजवा देंगे, कुछ ये लोग मक्का मदीना भेजवा देंगे, दो चार लोग काबा में लगवा देंगे। ये सब कब हो रहा है? कवि कवि लोग आ गए अब सीन पर। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बिना खड्ग बिना ढाल दे दी हमें आजाद। अब कह रहा है, most of these stories, by a natural process of assimilation and adaptation, were incorporated in works of history and handed down as well authenticated facts. Who the stupid fool would take it as well authenticated facts? Only those fools who have an agenda. और ये एजेंडा क्या है, ये हम आपको इसमें बांच के सुनाएंगे। ये नहीं कि मैं बताऊंगी, नहीं, खुद लिख रखा है कि हमारा एजेंडा क्या है। फिर इसको भी छोड़ देते हैं, वो सब मैंने आपको सुना दिया है। हाँ, आखिरी पैराग्राफ, पेज 224, नाजिम का आखिरी, पेज 224। ये एक लंबी कहानी सुना रहा है कि एक तो किस्सा मंगरोली सा है, एक किस्सा और है, उसी का लंबा चौड़ा कुछ सुना रहा है। द स्टोरी नीड्स नो कमेंट, but it is surprising that मेजर वाटसन, कौन है वाटसन? ईस्ट इंडिया कंपनी का मेजर है, ये हिस्टोरियन है इनका। The story needs no comment, but it is surprising that Major Watson, the translator of the ballad, एक कविता का अनुवादक, should have given to it the credit of being an account of the destruction of Somnath, differing from any given in the Persian histories of the sea। 300 साल बाद 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं में जो तुम फैंटेसी कह रहे हो, बता दिए हो, हम पढ़ के देख लिए, तो कह रहा है जी वाटसन जब कविता का, भाट कविता का जब अनुवाद कर रहा है तो उसमें एक और अलग ही वर्जन लिख रहा है, वो वर्जन नहीं है जो पर्शियन सोर्सेस का है। ये क्रिमिनलिटी। अब मेरे जैसा आदमी तो जैसे बाल में से जुआ चुना जाता है, वैसे एक एक लाइन में से जुआ चुन दिया, या बल्कि कहना चाहिए बाल ही नहीं, जुआ ही जुआ है मेरे। लेकिन नए आदमी के लिए, जिसके पास इतना माने बारीक समझ नहीं है, वो तो इसी में लटपटा जाएगा। had given to it the credit of being an account of the destruction of Sumer, differing from any given in the Persian histories of the seas, in spite of its obvious incongruities and anarchisms in allowing the seas to continue for 12 years and making the combatants to keep up a brisk fire on each other. अब वॉटसन की कहानी में महमूद 12 साल तक घेरा डालकर सोमनाथ में बैठा, और इस वॉटसन को इतिहास का सोर्स समझकर 1931 में ये
बेहुदा महमूद नाज, बेहुदा को एब्सर्ड, ये 70 इडियट भी। 12 साल का तुम इसको सीच करा दिए, अभी 17 बार तुम बुला रहे थे, अब तो हम ये बताएंगे। उन 2 महीने में तो तुमको आना जाना सब कर लेना है, और रेगिस्तान क्रॉस करने में तुमको 1 महीना लग रहा है। कब तुम आओगे जी और कब तुम जाओगे? यानी 20वीं शताब्दी में भी इन चीजों को लिखने वालों को, 20वीं नहीं 21वीं शताब्दी में, ये दूसरा तो 21वीं शताब्दी में है ना, 2004 में। इसको ये कहते हैं जी एक ही सीजन में आता है एक ही सीजन में जाता है, क्यों? अरे जाड़ा है, बरसात है, आया हमारा छापा मारा चला गया, तभी तो 17 बार आया। आया तू जीत गया तो यही टिक के बैठ जाता, तू हर बार लौटता क्यों है भाई? और आने जाने लौटने का सीजन तय है, क्योंकि दर्रे और रास्ते इस निश्चित महीने में ही खुल सकते हैं। ये नहीं कि खुलने के बाद आप सर पर दौड़ते हुए चले जाए, खुल सकते हैं, आना जाना संभव है। कितने लोगों का, कितने जानवरों का? कौन से जानवर का? वही जानवर ना जो तुम गजना से लाओगे। वो जानवर हर टेरेन को तो नहीं क्रॉस करेगा, हवाई जहाज तो नहीं है कि अटलांटिक सत पर भी उड़ गया और सऊदी अरेबिया पर भी उड़ गया और सब जगह उड़ के आके लैंड कर गया। ये तो पहिया पहिया चलना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को, अच्छा ये मुझे भूल गया कि मैंने ये दोनों पुस्तक पढ़ के बता दिया कि नहीं बताया, पहला मैं सुन लूंगी, देख लूंगी। तो आज मैं इसको पूरा कर रही हूँ, और अगले में ये लूँ, और दो एक चीजें हैं, एक ये भी लूंगी मैं अगले में। जी आदित्य जी, कोशिश करूंगी अगले में खत्म। एक्चुअली एक्चुअली इतना डिटेल में आपने बताया है लोगों को। एक बात तो सच हो गई कि सारा जो गेम खेला है हमारे लोगों के साथ, जैसे इसको बोलते हैं क्रिश्चियन स्ट्रेटेजी। क्रिश्चियन स्ट्रेटेजी क्या होता है? दूसरे की स्टोरी को उठा के उसमें अपना नैरेटिव डाल देना, ताकि लोगों का मनोबल गिर जाए। जैसे मेक्सिको में क्या किया उन्होंने कि एक एक परिकुटिन करके वॉल्केनो फटा, और अभी कोई भी वॉल्केनो फटेगा तो लोग कुछ चीजें तो मलबे में दब जाएंगी। उसमें एक मेरी की पिक्चर दब गई। इन्होंने बोला नेटिव लोगों को, जो वहाँ के जो आदिवासी है या जो वहाँ के मूल निवासी है, उनको बोला कि देखो मिरेकल हो गया मेरी का। और उस पिक्चर को लगा कि फिर उसी के ऊपर चर्च बना दिया कि अभी मेरी ने अपने आप को बचा लिया, वो आपको भी बचाएंगी। इस तरह उन्होंने चर्च बना दिया उसके ऊपर। ये इस तरह इसको कन्वर्जन करते हैं। और सेम स्ट्रेटेजी उन्होंने ट्राई किया यूज करने का हिंदुओं के साथ। लेकिन उनको क्या मालूम कि यहाँ पे कुसुमलता केडिया जी भी हैं, यहाँ पे बाकी लोग भी हैं। तो सबने फाड़ फाड़ के इन्हीं का वर्जन को फाड़ के हमने वापस प्रस्तुत कर दिया। मेरा ये कहना है आदित्य जी, कोई भी मेच्योर सोसाइटी होता तो ऐसा स्टूपिड कंस्ट्रक्शन करता क्या? बिल्कुल नहीं करता। ये करना ही बता रहा है, करने वाली सोसाइटी इमेच्योर है। बहुत यहाँ इमेज। से ग्रे मैटर इतना भी नहीं है। वाटसन को कुछ लिख के ले आए, कोई वाटसन, कोई मेजर, तो यहाँ पर उसको इतिहास के रूप में लिया जाएगा क्या? और जो इनसे प्रभावित होते हैं वो कितने गलीज और दयनीय। नहीं, एक्चुअली क्या है जो कि आज, मैं एक दो चीज कहना चाह रही हूँ। मैं बनारस में रहती थी, बनारस में दुनिया भर के यूरोपियंस आते हैं, दुनिया भर। और ऐसे वो चले। एसी बस बस से उतरते हैं। मैंने देखने सुनने में लगता है कि हम यहाँ वाले जो नई जानकार हैं उनको अपर क्लास लगेंगे, मुझे वो सब मिडिल क्लास यूरोपियन अमेरिकन दिखते थे। जो वहां का रिक्शा वाला है, जो भिखमंगा है, जो इतना बड़ा टपरी पर चाय रखा है, वो उनको तिरस्कार से, एंड आई ऑलवेज नोटिस्ड।
और बनारस में तो कुछ है ना, वो गमछा बांधे और चल दिए, गमछा कंधे पर डाले और चल दिए। वो लोग उनको दो कौड़ी का समझते थे। तो एक बार रामेश्वर मिश्र पंकज जी के पास कुछ लिखने को आया, वो कुछ बात कर रहे थे। तो हमने कहा कि भाई, भारतवासियों में तो ये मोहम्मदन्स के प्रति और इन अंग्रेजों के प्रति घनघोर तिरस्कार है। बिल्कुल। किसमें? आम भारतीय में। लेकिन जिनको लगता है कि तुम गुलाम गुलाम हो, अगर उस बनारस वाले को लगता कि हम इसका गुलाम है, तो वो उसको इस तिरस्कार से देखता। तो जिनको लगता है कि वो इनके गुलाम है, वो खुद स्वयं किस दया के पात्र हैं, ये मैं हाईलाइट करना चाह बिल्कुल सही बोला रही आप। हूँ। और जो किस्सा तोता मैना से मेच्योर सोसाइटीज को हैंडल करना चाह रहे हैं, वो यहाँ से कितने पिलपिले हैं। इसके द्वारा हम ये कहना चाह रहे हैं कि यूरोप, अमेरिका, भारत जैसे हाथी को दो ठो चूहा लेके आके डराने का कोशिश कर रहा है, तो कोई दयनीय दबता होगा। आजकल हमारे बनारस लोग का मंगा नहीं डरता है जी। बिल्कुल नहीं डरता है। एक्चुअली क्या है कि इन लोगों का लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास बसों में ट्रेवल करता है। ये लोअर है क्योंकि वो डॉलर कन्वर्जन वैल्यू को यूज करते हैं वो। हाँ, लेकिन अगर जो इनका जो अपर क्लास है, मतलब जो चोरी करके बड़ा हुआ है, वो कभी भी कहीं भी ऐसी जगह नहीं जाएगा जहां पे उसको डर लगे, क्योंकि डरपोक होते हैं बहुत ज्यादा। वो रिस्क नहीं लेते, वो अपनी कंफर्टेबल स्पॉट पे जाते हैं। और ज्यादातर अमेरिकन का जाना होता है यूरोप, सिर्फ यूरोप, और कहीं नहीं जाते ये लोग। मतलब 70% अमेरिकन के पास पासपोर्ट ही नहीं है, तो 30% ट्रैवल करते हैं। जो छोटे छोटे जो इंडिपेंडेंट स्पिरिचुअल माइंड के हैं, चर्च वाले हैं, वो चर्च के जो नहीं है वो लोग ट्रैवल करते हैं। और कुछ लोग उसमें ट्रैवल करते हैं। और एक्चुअली अभी मानसिकता भारत की बदल रही है, क्योंकि भारत का रिक्शे वाला भी एक प्रवचन देके इनको जाता है आत्मा के ऊपर। मैंने सुना हुआ है, मेरे साथ मैं लेकर गया था मेरे एक दोस्त को, तो वो आत्मा पे इसको प्रवचन दिया, इंग्लिश में दिया उसने। वो ग्रेजुएट था, रिक्शा चला रहा था, इंग्लिश में बोला वो कि आत्मा अमर है। आपको आत्मा के बारे में मालूम है? वो क्वेश्चन पूछा उसके साथ, उसको समझ में नहीं आया। तो मैंने उसको पूछा, इज आस्किंग अबाउट योर सोल। तो दिस इज आईक्यू लेवल इज वेरी लो। और अभी जो इंडियंस है सक्सेसफुल होते हैं, वो होता है अंधे में काना राजा। क्योंकि रियल बुद्धिमान इंडियंस तो भारत में भी हैं, भारत में ही है। तो एक्चुअली आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया। और यही हालत बॉम्बे में भी है। बॉम्बे का टैक्सी वाला इनको किस तरह ट्रीट करता है। लेकिन हमारे जो पढ़े लिखे जो लोग हैं शहरों में, उन्होंने उनके सामने जो हुआ बना है, बिकॉज दे आर कंटिन्यूइंग द कोकोनट प्रोपागेंडा। मैं एक बात कहूं, प्लीज। मुझे लगता है जो समस्या है वो ये है कि 1947 के बाद दिमागी तौर पर पिलपिले लोग, पिलपिला, वो चावल में हम तो घर में सब चुनते थे ना, अभी तक चावल चुनते हैं ना, तो उसमें एक गिलगिली सी इल्ली होती है। हाँ। लड़कियां उसको छूने में डरती हैं, मैं तो उठा के किनारे रख देती थी, क्योंकि वो इतना गिलगिला होता है। तो उसको पिलपिला भी कहते हैं। तो जिन जो यहाँ से गिलगिले और पिलपिले लोग हैं, वो डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, ओपिनियन मेकिंग के पोजीशंस पर पकड़ लिए या उनको लाकर बैठा दिया। बैठा दिए। अरे उसी सिस्टम में तो हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। हम लोग किसी दूसरे सिस्टम में तो नहीं पढ़े हैं, उसी सिस्टम में पढ़े। तो हम लोग गिलगिले और मेरी पिलपिले बात नहीं हो, है। हाँ, हम लोग हाँ, गिलगिले और पिलपिले नहीं है। यहाँ से हम लोग ग्रे मैटर, सॉलिड ग्रे मैटर है भाई, बुद्धिमान है हम लोग। मतलब तो दो सबके कानों के लिए बीच में मेरे कुछ है। तो जो कहता है कि गुलाम है, पराधीन है, उन पर अब दया करके हमको तिरस्कार करना चाहिए कि भाई राम नाम लो, हरि नाम लो, बिल्कुल। कोई का नाम लो, जगदम्बा का नाम लो, शिव नाम लो,
कि तुम्हारी पिलपिलापन कम हो। तभी तो मैं इतिहास संकलन समिति को से आपके चैनल के मार्फत पूछना चाह रही हूँ, भाई आपके भी पुरखे तो पराधीन नहीं, आप कब से और किसके पराधीन हो गए? क्योंकि मेरा चैलेंज था 1860, वस्तुतः 1890 में कह सकती हूँ, किसी भारतीय भाषा में एक कविता, एक कहानी, एक मुहावरा, ऐसा कोई भी चीज पराधीनता से संबंधित नहीं मिले। नहीं। ये 1947 के बाद का है, लेकिन मैंने फिर भी प्ले सेफ 1860 का। देखिए दर्शकों, आपके चाचा जी तो भारत खोज करते रहे और कुछ नहीं कर पाए, है ना। और किसी ज्योतिष ने उनको बोला कि किसी कहीं पे कुत्ता बन के जन्म हुआ है उनका चाचा जी का। लेकिन अब अब 2023 है, बात बनने बात हो गई है। भारत एक वास्तविक रियलिटी है और भारत ही रहेगा। और तो आप भी भारत बन सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन अगर आप सत्य का पालन करें तो। देखते रहिए वीडियो सीरीज और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरा भी एक निवेदन है, इसको शेयर कीजिए, बहुत दूर तक पहुंचा दीजिए, बहुत और दूर इस तक पर पहुंचे। आप लोग स्वयं भी लिखिए, स्वयं छोटा लिखिए, बड़ा लिखिए, कुछ लिखिए, लिख के फैलाते जाइए नेट इत, पर इन बातों इतने को। जो इतने सारे प्रोग्राम्स में देखता हूँ, छोटी छोटी बातों पे 1 मिलियन व्यूज, 2 मिलियन व्यूज, 3 मिलियन व्यूज, और कहीं कोई एनालिसिस ही नहीं है। अभी यहाँ पे हम आपको बुक्स पढ़ के बता रहे हैं, क्योंकि कोई मन से हम बात करना नहीं चाहते हैं, ऑथर्स का चैनल है। तो इसलिए आप लोग उसको सीरियसली लीजिए, नोट्स भी बनाइए और शेयर वाइडली करिए, ताकि एक्चुअल बातें लोगों के पास पहुंचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और कुसुमलता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्षमा चाहती हूँ, आज मैंने बहुत लंबा खींच नहीं, लिया। लोग देख रहे हैं, 1.5 घंटा पिछला भी देखा, 1.5 घंटा ये भी देखेंगे। क्षमा चाहती। धन्यवाद और नमस्ते। थैंक यू।